नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट नोटबुक चैनल में। अगर आपने अभी तक गेट नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके वीडियोस को देखिए, एक ऐसे वीडियोस को जिसमें कि आपको इजी ट्रिक्स मिलेंगे, डिजिटल लॉजिक जैसे सब्जेक्ट्स और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी नेट और गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी वीडियोज़ मिलेंगे और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा, ठीक है, विद शॉर्ट नोट्स। एंड यहाँ पे हम बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टोटल 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे हम। और क्या क्या टॉपिक से कवर करवाएंगे तो डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम, काउंटर्स, मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, बुलियन अलजेब्रा, इन सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, वो भी इजीएस्ट ट्रिक्स के साथ। तो ये किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो गेट एग्जाम दे रहे हैं, जो यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं और प्लस जो इसरो एग्जाम दे रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इन तीनों एग्जाम से कलेक्ट किया गया है डिजिटल लॉजिक का। अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो यू हैव टू ज्वाइन दिस फेसबुक ग्रुप का नाम है गेट CSC 2020 श्वेता कुमारी। और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली गेट नाम है पर ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट के लिए नहीं है, ये यूजीसी नेट के लिए भी है। और नोट्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, यू हैव टू डू सम मेहनत। और वो मेहनत क्या है कि अगर आपको इस लेक्चर का, ठीक है, नोट्स चाहिए तो इस लेक्चर के वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, चाहे वो 5 पूछूं चाहे वो 10 पूछूं, सबका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहिए। वंस आई रिसीव्ड योर क्वेश्चंस आंसर्स देन आई विल सेंड यू द नोट्स ऑन दिस ग्रुप ओनली, ठीक है। सो यू हैव टू आंसर माई एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर टू गेट द नोट्स फॉर दिस लेक्चर एंड द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस ग्रुप दैट इज गेट CSC 2020 श्वेता कुमार, ठीक है। तो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का नोट्स भी डाल दिया है इस ग्रुप में। साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस वीडियोस के भी नोट्स चाहिए तो प्रीवियस वीडियोस के भी जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया क्लाउड कंप्यूटिंग का, पर वो नोट्स वही डाउनलोड कर सकता है जिसने इन सब का आंसर दिया हो। अब मैजिक है भाई, देख लो शायद आपसे हो जाए डाउनलोड, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और खुशखबरी की बात ये भी है कि लाइव सेशन हो रहा है हमारे चैनल में पहली बार। तो मैं चाहती हूँ कि इस लाइव सेशन का जो मोटिव है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स को लेकर आ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हर एक टॉपिक से होगा, ग्राफ से होगा, बाइनरी सर्च ट्री, हीप, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, एरे, इन सब से हम डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे उस लाइव सेशन में। लाइव सेशन का डेट है 25 अप्रैल थर्सडे को 7 बजे शाम में, ठीक है। अगर आपको डेट और टाइम को लेकर कोई इशू है तो प्लीज़ इस टाइम कोऑपरेट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम आपके इशू को कंसीडर करके उसी वक्त और उसी डेट पे लाइव सेशन करवाएंगे। वैसे मेरा फोकस यही है कि रेगुलरली लाइव सेशन हो हर एक दिन 7 बजे। तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक तो ये बात कि लाइव सेशन के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ अगर आगे जो लाइव सेशन होगा वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, साथ ही साथ ये लाइव सेशन गेट और यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस दोनों एग्जाम के लिए, क्योंकि दोनों में डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, एक और खुशखबरी कि बैंक कैटेगरी भी जुड़ रही है हमारे चैनल में। तो उसके लिए नए एजुकेटर को हम बिल्कुल ला रहे हैं, ठीक है। वो आपको बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तो आप में से कौन कौन बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 2 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स करके बतानी है कि लाइव सेशन इंटरेस्टेड है, बैंक कैटेगरी के लिए कौन कौन तैयारी कर रहा है। तो बैंक कैटेगरी के लिए भी लाइव सेशंस होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं डिजिटल लॉजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल फोकस कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछूंगी सबका आंसर चाहिए तभी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसरो 2008 का एग्जाम है, इसरो 2008 का क्वेश्चन है। तो इसरो क्वेश्चन क्या था कि अगर 1 to x बेस 3 इज इक्वल टू 1 to 3 बेस x, तो इस बेस x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो बेसिक रूल होता है नंबर सिस्टम का वो ये कहता है कि जो बेस होता है, बेस हमेशा अपने नंबर के हर एक डिजिट से बड़ा होता है, यानी कि बेस हमेशा डिजिट से बड़ा होता है। अब इसको कैसे याद करें, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि बेसिक चीज़ें क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ें वही होती है। अगर बेसिक पता हो तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस हमेशा बड़ा होता है, ये ट्रिक था याद करने का। तो कहने का मतलब है कि ये 3 जो है वो बड़ा होना चाहिए इन तीनों से, 1 to x से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ऑन द राइट हैंड साइड हमारा बेस कौन है, x है, और ये बेस x हमारा बड़ा होना चाहिए इन तीनों डिजिट से।
तो इट मीन्स कि यहाँ पे x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे जो बेस x है वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है x 3 से छोटा होगा, राइट हैंड साइड बोल रहा है कि x 3 से बड़ा होगा। तो इट मीन्स कि जो x की वैल्यू है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, एनी कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ISRO 2013 का कि इन अ 3 स्टेज काउंटर यूजिंग RS फ्लिप फ्लॉप व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंटर आफ्टर गिविंग 9 पल्सेस टू इट्स इनपुट, अज्यूम दैट द वैल्यूज ऑफ काउंटर बिफोर गिविंग एनी पल्सेस इज 1। तो यानी कि बिना मतलब कि पल्सेस देने से पहले जो वैल्यू है काउंटर की वो 1 है, और आप एक 3 स्टेज काउंटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आप RS फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी आफ्टर गिविंग द 9 पल्सेस टू इट्स इनपुट। सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसको कैसे करना है वो समझिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर आपको 1 दे रखा है, तो 8 पल्सेस के बाद आपसे पूछा है कि 9 पल्सेस के बाद पूछा है, 9 पल्सेस के बाद पूछा है, पर मैं अभी आपको 8 पल्सेस का बता रही हूँ कि इनिशियली वैल्यू क्या काउंटर की 1 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंटर में जो चीज़ें वो इंक्रीमेंट होती रहती है। तो अगर आपका फर्स्ट क्लॉक पल्स में आपका 1 वैल्यू है, सेकेंड क्लॉक पल्स में वो बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे 7 के बाद ये 0 पे फिर आ गया। क्यों? क्योंकि 3 स्टेज काउंटर 3 स्टेज काउंटर का मतलब क्या होता है, 0 to 7 वैल्यू होती है। तो अगर पहले 1 थी तो 1 तक 7 तक चला, और 7 के बाद क्या आना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा 0 पे, क्योंकि 8 तो कुछ होता नहीं है 3 स्टेज काउंटर पे। तो 7 के बाद 0 आ गया, फिर 0 पे 1 आ गया। तो ये हो गया आपका 1, 1 क्लॉक साइकिल, 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया। अब 9 पल्स के बाद 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 को। सो द वैल्यू ऑफ व्हाट काउंटर विल बी 2। सो द आंसर इज 2। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 स्टेज काउंटर में आपको बोला जाता कि 9 क्लॉक पल्सेस की जगह आपको 14 क्लॉक पल्सेस अगर दिया जाता तो काउंटर की वैल्यू क्या होती। एक क्वेश्चन आंसर तो ये देना है आपको, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि यहाँ पे अगर 1 2 ठीक है 1 2 3 x होता और यहाँ पे बेस होता आपका 4 विच इज इक्वल टू 1 2 3 बेस 4, तो आंसर क्या होता। तो आंसर क्या होता ये आपको बताना है कि 1 2 3 x बेस 4 इज इक्वल टू 1 2 3 बेस 4। तो इसमें x की वैल्यू क्या होती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब 2 BCD नंबर्स को हम ऐड करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इनके रिजल्टेंट का। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करो, यहाँ तक काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये हेक्सा वर्जन है, तो हमने सिर्फ 1 4 को कंसीडर किया, 1 का बाइनरी ये होता है, 4 का बाइनरी ये होता है। फिर 0 8 को कंसीडर किया, 0 का बाइनरी ये होता है, 8 का बाइनरी ये होता है। दोनों को ऐड करना है तो 0 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 1 0 तो एक भी 1 तो आउटपुट 1, फिर 0 1 तो 1 आउटपुट, फिर 1 0 तो 1 आउटपुट, दोनों 0 दोनों 0 दोनों 0 तो तीनों 0। एडिशन मिल गया है। जब BCD एडिशन में डिजिट जो होती है वो 9 से ग्रेटर देन होती है, तो यहाँ पे देखिए 9 से ग्रेटर देन है कि नहीं, है ना, तो हम उसमें 6 को ऐड करते हैं। तो 6 को हमने ऐड किया, 6 का बाइनरी ये होता है, 6 के पहले कुछ नहीं तो 0 को बैठा दो। अब फिर से इनको ऐड करो तो 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 1 में कैरी होगा तो 1 1 में 0 और यहाँ पे 1 कैरी, फिर 1 1 में 0, फिर 1 कैरी, 1 1 0, फिर 1 कैरी, फिर 1 0 0 तो 1 मिलेगा, एक भी 1 होगा तो दोनों 0 दोनों 0 तो दोनों 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका अब जो रिजल्टेंट है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो ये भी 2 का होता है, ये भी 2 का, तो 22 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे नंबर आपको दे रखा है बेस 3 में और ये नंबर आपको बेस में नहीं दे रखा, कुछ उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बेस की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो ISRO 2008 में आया था, ये ISRO 2013 में, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों ISRO 2013 में आए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका बेस 3 में है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है कि ये ट्रिक है कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसको इनटू करते हैं हमेशा बेस के 3 की पावर 0 से। मैं इसको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे 1102 बेस 3 को कैसे सॉल्व करना है, तो 1102 बेस 3 अगर है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को लो तो 2 × 3 की पावर 0, ठीक है, जो भी बेस होगा, प्लस ये 0 को इंटू करो 3 की पावर 1 से, इस 1 को इंटू करो 3 की पावर 2 से,
फिर इस 1 को इंटू करो 3 की पावर 3 से, मतलब 3 का बेस बढ़ता जाएगा, शुरू में 0 होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 हो जाएगा। तो देखो बेस बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 की पावर 3 तो 27, और फिर 1 इंटू 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 दैट इज 9, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट मीन्स कि 2, दैट मीन्स कि इट इज इक्वल टू 38। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 38 निकल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये आपका बेस नहीं दे रखा तो उसको हम मान लेते हैं एक्स बेस है। अब इसमें भी लास्ट डिजिट को लेके चलो, एक्स ये क्या है, बेस क्या है, एक्स है, तो 3 इंटू एक्स की पावर 0, ये 2 इंटू होगा एक्स की पावर 1 से, और ये 1 इंटू होगा एक्स की पावर 2 से। तो इट इज़ इक्वल टू, सॉरी ये 1 जो होगा वो इंटू होगा एक्स की पावर स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका राइट हैंड साइड आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला था आपका, लेफ्ट हैंड साइड निकला था आपका 38। अब ये 38 यहाँ पे आएगा तो कुछ वैसी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। अब इसको आपको इक्वेट करना है और x की वैल्यू बस निकालनी है। तो आप इसको कैसे इक्वेट करेंगे, तो देखो 7 5 जो 35 होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7x माइनस 5x और माइनस 35। तो यहाँ पे x प्लस 7 हो जाएगा माइनस 5x प्लस 7, और यहाँ पे x की दो वैल्यू निकलेगी, एक तो 5 और एक -7। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो बेस की वैल्यू 5 होगी। दैट्स इट यार। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये रूल अपनाना था कि हम इस चीज़ को कैसे करते हैं। ये लास्ट को लोगे तो 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2। फिर यहाँ पे कैसे करना है, 3 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2। इक्वेट किया, आंसर निकल गया। Now any set of Boolean operators that is sufficient to represent all Boolean expression is said to be complete। तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन कंप्लीट है, मतलब कि जो सेट होते हैं बुलियन ऑपरेटर्स के, उनको कंप्लीट तभी कहा जाता है जब वो सारे बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे कौन कंप्लीट है, तो नॉट और जो है वो कंप्लीट हैं क्या। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्लीट कौन नहीं है, तो यानी कि नॉट और तो कंप्लीट हैं क्योंकि दोनों मिलकर नॉर गेट को बनाते हैं, और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होता है तो वो सारे बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन बी में नॉर गेट था, तो नॉर गेट तो खुद ही यूनिवर्सल गेट है, तो ऑब्वियसली आपका सही जवाब तो नहीं होगा। एंड और मिलकर कुछ भी नहीं बना सकते, इट मीन्स कि ये आपका कंप्लीट नहीं है। एंड और नॉट मिलकर नैंड बनाते हैं, बिल्कुल, और नैंड और नॉर गेट तो यूनिवर्सल होते हैं जो हर एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर नॉट एंड के साथ हो और अगर नॉट और के साथ हो तो वो नैंड और नॉर को बनाता है। तो नॉट प्लस और नॉर गेट एंड प्लस नॉट नैंड गेट। ठीक है, विच और एंड और के कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं बन सकता। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, इसमें से सीक्वेंशियल सर्किट कौन है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, फीडबैक भी होती है और मेमोरी भी होता है, पर कॉम्बिनेशनल सर्किट में फीडबैक और मेमोरी नहीं होता। तो यहाँ पे काउंटर जो है वो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, बल्कि मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और फुल एडर ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं जिनके पास फीडबैक और मेमोरी नहीं होती है। बाकी ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये इसरो 2009 का है। इसमें पूछा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट के द्वारा जो रेंज होता है इंटीजर्स का, जिसको हम n बिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है। यानी कि जो रेंज होगा वो n बिट के टर्म्स में होगा। वो आपसे पूछा गया है कि द रेंज ऑफ इंटीजर्स इन टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम, तो इट इज नथिंग बट 2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 -1। तो ये -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो शुरुआत हमेशा नेगेटिव से होती है, फिर यहाँ पे अंत होगा पॉजिटिव से, और पॉजिटिव में फिर एक माइनस कर देंगे 1, क्योंकि कुछ ना कुछ खराबी तो अंत में होती है। तो बेसिक ट्रिक क्या याद करने की, बेसिक ट्रिक यही है यहाँ पर कि काउंटर क्या होता है, काउंटर चीज़ों को काउंट करता है, इसलिए उसके पास मेमोरी होगी, इसलिए वो सीक्वेंशियल सर्किट है। और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, सब कुछ सीक्वेंस में होता है कि अगर रिक्वेस्ट दिया तो फीडबैक भी आना चाहिए। तो ये ट्रिक है याद करने का सीक्वेंशियल सर्किट के डेफिनेशन को। ऑब्वियसली सीक्वेंशियल सर्किट का अपोजिट होता है कॉम्बिनेशनल, जिसके पास फीडबैक और मेमोरी नहीं होगी। ठीक है, ये ट्रिक है। यहाँ पे ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब आपको ये कैसे याद रखना है, ये काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को याद करने का ट्रिक क्या है कि हमेशा रेंज जो होते हैं वो -2 प्लस वेरी करता है। तो ये -2 n-1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 n-1 -1। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे
2 की पावर n-1 तो n-1 तो एक्सपोनेंट में रहेगा ही, ठीक है। और लास्ट में होल में से एक -1 कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी चीज़ें अगर होती है तो कुछ ना कुछ खामी आता है, तो -1 आप लास्ट में कर दीजिए। अब ये है आपका यूजीसी का कुछ क्वेश्चन, यूजीसी नेट के ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हो, और इसरो के भी क्वेश्चन हैं। तो इसमें पूछा गया था कि इसका क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है कि आया क्या था, कि रिपल काउंटर जो होता है वो किस टाइप का काउंटर होता है। तो रिपल काउंटर असिंक्रोनस काउंटर होता है, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस दो काउंटर होते हैं। तो सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर के बीच का क्या डेफिनेशन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ ही साथ सिंक्रोनस काउंटर के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और असिंक्रोनस काउंटर के और क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी क्वेश्चन क्या आया था कि रिपल काउंटर किस टाइप का काउंटर होता है, असिंक्रोनस काउंटर होता है। ये यूजीसी नेट 2016 का क्वेश्चन है कि जो IEEE 754 डबल प्रिसीजन फॉर्मेट होता है, जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज करते हैं, उसके पास कितना लेंथ होता है बिट्स का। तो ये आपका क्वेश्चन था फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का। तो IEEE 754 में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 64 बिट्स का लेंथ होता है, जिसमें कि 1 बिट होता है साइन के लिए, 11 बिट होते हैं एक्सपोनेंट के लिए, और रेस्ट के 52 जो होते हैं वो फ्रैक्शन के लिए होते हैं। तो अब इसको कैसे ट्रिक से याद करें, तो 754 7 दिख रहा है ना, और 4 भी दिख रहा है, 7 और 5 के बीच में कौन आता है, 6 आता है, तो 64 हो जाएगा बिट इसका। फिर उसमें से हमेशा साइन बिट के लिए हम एक ही यूज करते हैं। और अगर हमें 52 याद करना हो कि फ्रैक्शन के लिए 52 यूज होता है, तो फ्रैक्फ, तो यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो 52 हो गया आपका यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए, और 1 बिट अगर साइन के लिए, तो बाकी जो बचा हुआ 11 बिट है ऑब्वियसली वो एक्सपोनेंट ही यूज करेगा, ठीक है। अब इसरो 2013 का क्वेश्चन है कि हम 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में ओवरफ्लो को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा लॉजिक गेट यूज करते हैं। तो ओवरफ्लो को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सॉर गेट का यूज करते हैं। अगर एक्सॉर की वैल्यू 0 है तो कोई ओवरफ्लो नहीं होता, और अगर एक्सॉर की वैल्यू 1 है तो ओवरफ्लो है। तो इसको आप कैसे याद करें, तो ओवरफ्लो मतलब कि ओ आ रहा है और आर भी आ रहा है, तो एक्सॉर, ठीक है, एक्सॉर हो गया, ओवरफ्लो से एक्सॉर हो गया, और ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी तो यानी कि कोई भी ओवरफ्लो नहीं है, 0 है तो कोई ओवरफ्लो नहीं है, पर अगर 1 है तो ओवरफ्लो है। यूजीसी नेट 2016 का क्वेश्चन कि ना पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप, अगर जे और के दोनों हाई है तो आउटपुट क्या होगा ऑन द राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक। तो अगर दोनों हाई है तो मतलब कि टॉगल है, ठीक है, दोनों हाई है तो टॉगल है, ओके ना। द बुलियन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बुलियन वेरिएबल। तो इनमें से अगर मैं इसको इवेलुएट करूं तो इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, इस मतलब कि कौन सा जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है इस एक्सप्रेशन का। तो इसमें से मैं ए को कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने ए को कॉमन लिया तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे सी को कॉमन लिया तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। हमेशा आपको पता होगा कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से प्लस करूं तो वो 1 देता है। तो ये a.1 हो गया तो a, और ये c.1 हो गया तो c, तो a प्लस सी, तो इसका रिजल्ट a प्लस सी आया, जिसमें कि b नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ b वेरिएबल। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूजीसी नेट 2016। ये ऑक्टल नंबर दे रखा है जो इक्विवेलेंट है किससे, तो इसका डेसिमल वर्जन निकालना है और इसका हेक्साडेसिमल निकालना है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कि बेस 10 में कन्वर्ट करना है इस बेस 8 के नंबर को, दैट इज अ ऑक्टल नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना है। ट्रिक क्या कहती है कि जब भी किसी भी बेस को कन्वर्ट करना हो बेस 10 में, तो हम क्या करते हैं, उसको इनटू करते हैं एक्सपोनेंट के टर्म्स में। तो यहाँ पे ये 0.4 है, जब पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, तो पॉइंट से जस्ट पहले जो नंबर होता है उसको हम इनटू करते हैं यहाँ पे बेस के पावर 0 से। तो 6 × 8 की पावर 0, ठीक है, और फिर ये 2 × 8 की पावर 1 से, और ये 3 × 8 की पावर 2 से। पर पॉइंट के बाद वाले नंबर का फिर क्या करूं, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर -1 होता है। ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये -1 हो गया। तो 4 को इंटू करेंगे 8 की पावर -1 से। अब बस इन सबको प्लस किया, यू विल गेट द वैल्यू 214.5, ठीक है, 214.5। ये था तरीका इस चीज़ को करने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 64 × 3, फिर ये हो जाएगा आपका 8 × 2 16, ठीक है, कुछ ऐसे वैल्यू आएगी, फिर 6 हो गया, ठीक है, ये आपका 0.5 हो गया, क्योंकि 1/8 4/8, तो ये 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5 होती है, तो 0.5 इसको अलग रखो, इन सबको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 214।
अब यहाँ पे आपको बेस 10 में तो कन्वर्ट कर लिया आपने, अब डेसिमल का कन्वर्जन तो हो गया है भाई। हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो डेसिमल में एक बार कन्वर्ट हो गया तो अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबके बाइनरी वर्जन्स को लिखो। तो 2 का बाइनरी वर्जन क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 की वैल्यू दे रखी है इनटू ग्रुप ऑफ 4। हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ 4 में करना है। तो हमने क्या किया, ये देखो, ये आपका नंबर दे रखा है दैट इज 0, ठीक है, 0, फिर 1101, फिर 0110, फिर 1000। तो 0 का हम आफ्टर डेसिमल भी पैड कर सकते हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। तो देखो यहाँ पे आप देखिए कि इसका सबसे पहले बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो आपने इसको बाइनरी इक्विवेलेंट ऐसे करके निकालना है 214.5 करके इस तरीके से। और एक बार बाइनरी इक्विवेलेंट निकल गया, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ग्रुप ऑफ 4 में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 1101 लिया, फिर 0110 लिया, फिर ये 100 लिया। अब इस 0 को हमने इसमें ऐड कर दिया 000, और इसमें हमने एक 0 को ऐड कर दिया यहाँ पे। तो हम डेसिमल के बाद 0 को ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इक्विवेलेंट है टू D, ये D की वैल्यू है, ये 6 की वैल्यू और ये 8 की वैल्यू है। तो D 6.8 बेस 16 ये इसका निकल गया हेक्साडेसिमल वर्जन। तो थोड़ा सा आपको शुरू में लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है भाई, पर ऐसा कुछ नहीं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजी टॉपिक होगा ये आपके लिए। पर ट्रिक यहाँ पे क्या था, ट्रिक आपका यही था कि अगर किसी भी बेस को बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आपको जो गिवन बेस है उसको पावर में इंटू करना है। सबसे लास्ट पावर जो होगा वो 0 से इंटू होगा, फिर 1 से, फिर 2 से, और पॉइंट के बाद वाला -1 से। दैट्स इट। उसको अलग कंप्यूट करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ प्लस कर लेंगे, ये 0.5 आ गया। फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर को, जो हेक्साडेसिमल है, जो डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर ग्रुप ऑफ 4 में रखो, और फिर आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। Now, which of the following is the most efficient to perform arithmetic operations on the number? तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर नंबर पे परफॉर्म करना हो तो कौन सा सबसे बढ़िया ऑपरेशन होता है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ऐसा क्यों, 1's कॉम्प्लीमेंट क्यों अच्छा नहीं है, 9's कॉम्प्लीमेंट क्यों अच्छा नहीं है, साइन मैग्नीट्यूड में क्या प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे जो 2's कॉम्प्लीमेंट में यही अच्छी बात है कि ये अनएम्बिगुअस होता है जीरो वैल्यू के लिए। इसके पास जीरो सिर्फ एक ही फॉर्म में होती है, दैट इज पॉजिटिव फॉर्म में। पर अगर साइन मैग्नीट्यूड की बात करूँ, 1's और 9's कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, तो ये जीरो के 2 वर्जन क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इससे क्या होता है, जीरो के लिए एम्बिग्विटी हो जाता है, जीरो के लिए कॉन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कौन से वर्जन को यूज करे। पर 2's कॉम्प्लीमेंट में तो कॉन्फ्यूजन की बात ही नहीं उठती, क्योंकि जीरो को हम सिर्फ पॉजिटिव वर्जन में ही यूज करते हैं। तो देयर इज नो एम्बिग्विटी फॉर जीरो वैल्यू इन 2's कॉम्प्लीमेंट, एंड देयरफॉर दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन to perform arithmetic operations on the numbers. Now the functional difference between SR flip flop and JK flip flop is what? तो JK flip flop जो है वो दोनों वन इनपुट को, मतलब कि दोनों वन इनपुट को एक्सेप्ट करता है JK flip flop, पर जो SR flip flop है वो दोनों वन इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता। That's the basic difference. Now ISRO 2015 का क्वेश्चन है कि मॉड्यूलस 12 रिंग काउंटर कितने फ्लिप फ्लॉप्स को रिक्वायर करता है। वेरी इजी, अगर नाम ही मॉड्यूलस 12 रिंग काउंटर तो 12 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसको कितने स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो जितना वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, अगर n रिंग काउंटर है तो n फ्लिप फ्लॉप और n स्टेट्स चाहिए। अगर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 12 फ्लिप फ्लॉप और 12 स्टेट्स चाहिए होंगे। तो दिस इज द ट्रिक, ठीक है। A computer with 32-bit word size uses 2's complement to represent numbers. The range of integers that can be represented by this computer is what? तो 2's complement का रेंज पूछा गया। अभी मैंने बताया था कि रेंज माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस पे खत्म होता है, और हमेशा पावर में -1 रहेगा, n-1 रहेगा। तो यहाँ पे 2's complement है तो 2 की पावर में n-1 और फिर 2 यहाँ पे 2 की पावर n-1 और पॉजिटिव में -1 होल में होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, 32 दे रखी है। तो 32 - 1 n-1 32 - 1 31 हो जाएगा, और यहाँ पे 32 - 1 31 हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ना बूथ्स एल्गोरिदम इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, पर वो वर्स्ट परफॉर्मेंस कब देता है, जब मल्टीप्लायर पैटर्न कैसा हो, तब ये वर्स्ट परफॉर्मेंस देगा। जब मल्टीप्लायर पैटर्न में ऑल्टरनेट 1 0 1 0 1 0 आए तो बूथ्स एल्गोरिदम सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस देता है।
और यहाँ पे क्या 1 है और लगातार 0 है, तो ऑल्टरनेट 0 1 नहीं है, यहाँ पे लगातार 1 है, यहाँ पे भी लगातार 1 है, पर यहाँ पे ऑप्शन ए में जो पैटर्न था वो था 1 0 1 0 ऑल्टरनेट फैशन में, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, इसमें से कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है, तो यहाँ पे NAND जो है वो कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है। तो व्हाट इज द ट्रिक टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो NAND, ठीक है, नॉट एसोसिएटिव, दिस इज द ट्रिक। तो NAND इज नॉट एसोसिएटिव बट इट इज कम्यूटेटिव। द बुलियन फंक्शन दिस वन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज द गेट क्वेश्चन 2004। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लीजिए, इस चीज़ को मैंने लिया, इसको एज इट इज़ रहने दिया फर्स्ट को, यहाँ पर से मैं y को कॉमन ले सकती हूँ, तो y को मैंने कॉमन लिया और ये अंदर आ गया x प्लस एक्स डैश, ठीक है, तो x प्लस एक्स डैश आ गया। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ हो गया। अब x प्लस एक्स डैश तो 1 के इक्वल, तो इट इज़ इक्वल टू y, एंड अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन लॉ हम क्या कर सकते हैं, इस y डैश को हटा सकते हैं, सो द आंसर विल बी x डैश प्लस y, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको मैंने लिया, यहाँ पे मैंने x को कॉमन लेना था, x को कॉमन लेना था, सॉरी ये होना चाहिए था, ये गलत है थोड़ा, और ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 1 के इक्वल, तो x डैश y डैश प्लस x, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगाकर आप इसको कह सकते हो कि हाँ ये y डैश प्लस x है, सो y डैश प्लस x विल बी द आंसर, नॉट x डैश प्लस y, ठीक है। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इसको दोबारा से मैं बता देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ओके, हाँ, तो जो PDF में दूंगी उसमें मैं एडिट करके दूंगी आपको, चिंता ना करें आप। यहाँ पे आप देखिए, इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया x को, तो यहाँ पे y प्लस वाई डैश बचा, और किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से प्लस करोगे तो वो 1 के इक्वल होता है, और x डॉट 1 इज इक्वल टू एक्स, तो बचा क्या, ये चीज़। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान कीजिए कि एब्जॉर्प्शन लॉ लग सकता है। एब्जॉर्प्शन लॉ में जो बेसिक चीज़ें ये है कि x का कॉम्प्लीमेंट और x, जब एक वेरिएबल जिसका कॉम्प्लीमेंट हो और वो भी हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा अगर साथी के साथ है, और आंसर हो जाएगा x प्लस वाई डैश। एब्जॉर्ब कर लेता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट और वो खुद अवेलेबल हो, तो वो अपने साथी वाले कॉम्प्लीमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सिंक्रोनस काउंटर विद द काउंट सीक्वेंस इज व्हाट, तो कितने नंबर के JK फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड हैं अगर आप इस सिंक्रोनस काउंटर को ऐसे काउंट सीक्वेंस के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए काउंट सीक्वेंस क्या है, 0 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 होता है, तो इनिशियली मैं सिर्फ 2 फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रही हूँ, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो 0 का बाइनरी वर्जन 0 0, फिर इसका भी 0 0 होता है, फिर इसका 1 1 0 1 होता है, इसका 0 1 होता है, इसका 1 0 1 0, इसका होता है 1 1 1 1, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बिट्स आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अगर काउंट सीक्वेंस करना है तो बिट्स डिफरेंट होने चाहिए, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो 2 फ्लिप फ्लॉप तो रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगर मैं एक तीसरा फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लेती हूँ जिसमें कि यहाँ पे मैं इसके आगे 0 बैठा दूंगी, इसके आगे 1, तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, इसके आगे 0 इसके आगे 1, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो जाएंगे, इसके आगे 0 तो इसके आगे 1, तो ये दोनों भी डिफरेंट, इसके आगे 0 इसके आगे 1, तो ये दोनों भी डिफरेंट, फिर सभी बिट्स आपके डिफरेंट होंगे, और फिर हम कह सकते हैं कि 3 जो फ्लिप फ्लॉप है वो सफिशिएंट है, 1 2 3, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें बिट्स डिफरेंट चाहिए, दैट्स इट। नाउ 0.75 डेसिमल सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इन ऑक्टल सिस्टम, तो फर्स्ट इसको आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में, तो बाइनरी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके 2 से, तो यू विल गेट 0.110। नाउ 110 इज द बाइनरी नंबर ऑफ 6, तो दिस इज द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऑक्टल में हम ग्रुप ऑफ 3 बिट्स लेते हैं। नाउ रिंग काउंटर किसके जैसा बिहेव करता है, तो ये इसरो 2007 का क्वेश्चन है, तो इसका मैंने सीधा आंसर लिखा है कि रिंग काउंटर इज एनालोगस टू स्टैपिंग स्विच, तो स्टैपिंग स्विच की तरह रिंग काउंटर भी वर्क करता है। UGC नेट 2014 का क्वेश्चन है कि फैन इन जो होता है कंपोनेंट ए का वो क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक्चुअली फैन इन जो होता है ऑफ ए कंपोनेंट ए, ये काउंट करता है द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो ये कॉल कर सकता है, पास कर सकता है कंट्रोल उस कंपोनेंट को, और सिंपली हम कह सकते हैं द वर्ड नंबर ऑफ इनपुट इज फैन इन, यानी कि इनपुट का जो भी वर्ड नंबर होता है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को वो कॉल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द फैन इन ऑफ कंपोनेंट ए। तो कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आपके, तो इस पेज से तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
इस पेज से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं? तो टोटल 8, 9, 8, 17 और यहाँ पे 7 क्वेश्चन, मतलब कि 24 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड है नाउ। अब हम रिमेनिंग के 15-16 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह पे हैं। तो ये गेट CS 2016 का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मल्टीप्लेक्सर दे रखा है 2 to 1 का मल्टीप्लेक्सर कास्केडेड है, और यहाँ पे आपको मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकालना है x का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक ट्रिक यही है कि पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, इस मार्क्स को, और इसका आउटपुट आएगा वो इनपुट की तरह एक्ट करेगा, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंडली इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लेक्सर में देखूँ तो सेलेक्ट लाइन होता है एक, तो यहाँ पे क्योंकि 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो सेलेक्ट लाइन P जो है उसकी वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो 0 या तो 1। अगर P की वैल्यू 0 होगी तो वो 0 वाले इनपुट को चूज करेगा, तो P जब 0 होगा तो P डैश हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड और वो यूज करेगा 0 को, तो P डैश डॉट 0। और जब P आपका 1 हो जाएगा तो वो R को यूज करेगा, तो P जब 1 होगा तो P होगा और डॉट R, तो यानी कि जो वैल्यू होगी वो ये तो 0 हो जाएगी, तो PR विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। और यही आउटपुट इस फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर का इनपुट की तरह ऐड करेगा फॉर द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर दैट इज PR, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका PR। नाउ अब ये आपका सेलेक्ट लाइन है Q, तो ये भी 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, एक बार ये 0 होगा एक बार ये 1 होगा, तो जब Q आपका 0 होगा तो Q कॉम्प्लीमेंट और वो 0 वाले इनपुट को यूज़ करेगा दैट इज R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जब Q आपका 1 होगा तो वो यूज़ करेगा 1 वाली चीज़ को दैट इज PR, तो Q डॉट PR हो गया, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q डैश R डैश प्लस QPR दे रखा है, तो ये आपका आउटपुट हो गया एक तरीके से, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप देखिए कौन आपके ऑप्शंस में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन मैच, इजी, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको बस सेलेक्ट लाइन को एक बार 0 लेना है, तो 0 वाला इनपुट, तो 0 होगा तो वो P डैश हो जाएगा, जब 1 होगा तो वो P होगा, तो जब कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो ऑब्वियसली 0 वाली वैल्यू को यूज़ करेगा, जब अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा तो 1 वाली वैल्यू को यूज़ करेगा, P डैश 0 तो 0, तो PR इज द आउटपुट ऑफ दिस वन and that will be act as the input for the second marks. That's it. You can see the solution also. So this is the question from GATE CS 2014 और इसमें भी 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर है। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में 2 सेलेक्ट लाइन होते हैं एज कम्पेयर टू 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर जिसमें कि 1 सेलेक्ट लाइन होता है। तो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो एक बार P की वैल्यू 0 होगी, Q की, इस तरीके से आपको 4 सेलेक्ट लाइन्स होंगे, 4 इनपुट्स होंगे फॉर दीज 2 सेलेक्ट लाइन्स। अगर 0 0 होगा तो आप इस चीज़ को परफॉर्म करोगे, 0 1 होगा तो 1 का बाइनरी नंबर, अब 1 1 होगा तो आप ये वाला चूज़ करोगे, और 1 0 होगा तो आप ये वाला चूज़ करोगे। तो इस तरीके से ये बिहेव करेगा। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों 0 0 होगा मतलब कि P डैश Q डैश, तो 0 वाली वैल्यू को यूज़ करेगा दैट इज 0। जब ये 0 1 होगा मतलब कि P डैश डॉट Q, ठीक है, तो ये 1 वाली वैल्यू को यूज़ करेगा दैट इज़ 1, ठीक है। और जब ये होगा 1 0 मतलब कि P और Q कॉम्प्लीमेंट, तो P Q कॉम्प्लीमेंट, तो ये 2 वाली वैल्यू को यूज़ करेगा दैट इज़ R। और प्लस जब ये दोनों आपका हो जाएगा 1 1, तो यानी कि P Q और ये यूज़ करेगा इसको R कॉम्प्लीमेंट को। तो ये कुछ निकल कर आया है, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका P डैश Q प्लस ये हो जाएगा P Q डैश R प्लस P Q R डैश। अब इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेने की ज़रूरत है क्या। देखिए आपका आंसर आ गया है, क्या आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया, ओके हाँ यस, मैंने एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लॉ लगाया है क्योंकि यहाँ तक तो निकल कर आ गया था हमारा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा सकते हो, चाहे तो आप इन दोनों पे भी लगा सकते थे, पर यहाँ पे इन दोनों पे अगर आप लगाएंगे तो Q को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप मत लगाइए, यहाँ पे मत लगाइए, मैंने इन दोनों को ही लिया है, तो Q को आप कॉमन ले लीजिए और P डैश आपका अंदर आ जाएगा और यहाँ पे आपका P प्लस R डैश अंदर आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन लॉ लगाकर इन दोनों में मैं आपके P को वैनिश कर सकती हूँ क्योंकि P ही है जो अपने कॉम्प्लीमेंट और P के साथ अवेलेबल है, तो जो साथी होगा उसको हटाते हैं, तो P डैश प्लस R डैश के इक्वल हो गया। तो ये जो चीज़ होगी P डैश प्लस R डैश की इक्वल हो जाएगी, इनटू करोगे तो QP डैश और QR डैश, और ये एज इट इज़, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ये बहुत ही बेसिक तरीका था इसको करने का। तो एब्जॉर्प्शन लॉ मैं एक और बार आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे दे रखा है पी डैश प्लस पी आर डैश, तो मैंने इसको पी डैश प्लस आर डैश कैसे बनाया, इसमें यही कि जब एक वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंटेड और अपने फॉर्मेट में होता है तो मैं उस वाले चीज़ को हटा देती हूँ जो जिसके साथ हो। तो ये आर डैश के साथ है तो इसको मैंने हटा दिया, तो आंसर ये हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया इस चीज़ को। ठीक है, दैट्स इट। नाउ गेट 2007 का क्वेश्चन है अगेन मल्टीप्लेक्सर्स पे। तो ये फॉलोइंग सर्किट दे रखा है जो इम्प्लीमेंट करता है 2 इनपुट के एंड गेट को, यानी कि 2 इनपुट का एंड है। पहले ही आपको बता दिया है कि ये एफ क्या होगा, इक्वल होगा ए इंटू ए डॉट बी के, क्योंकि ये एंड गेट इम्प्लीमेंट कर रहा है जो दोनों इनपुट्स का एंड करेगा। तो आउटपुट ये होना चाहिए और 2:1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो आपको इन सेलेक्ट लाइन्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो नीचे होते हैं ना वो सेलेक्ट लाइन्स होते हैं, पर ये x1 और x3 आपका सेलेक्ट लाइन है, x2 तो इनपुट है फॉर द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर ऑन 0 सेलेक्ट लाइन। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन बाय ऑप्शन हम इसको पुट करके देखेंगे और देखते हैं कि कौन सा सही है, कौन जो आपका इनपुट है वो a डॉट बी का आउटपुट लाकर दे रहा है आपको। तो ऑप्शन ए को मैंने चूज़ किया। यहाँ तक मुझे ये तो पता चल गया कि ये रिलीज कर रहा है एंड गेट को। ऑप्शन ए में x1 की, x2 की और x3 की ये वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स कि x1 जो है वो b है, x2 0 है और x3 a है। तो आपका जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू निकलेगा तभी तो सेकंड का निकलेगा, तो फर्स्ट को पहले निकालते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया f1। ठीक है, दैट इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर बट द इनपुट फॉर सेकंड मल्टीप्लेक्सर। सो f1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो x1 जो है एक बार आपका 0 होगा, एक बार आपका 1 होगा। तो अगर x1 आपका ठीक है 0 होगा तो वो हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू b दे रखी है, और 0 होगा तो वो b 0 वाली वैल्यू को लेगा, दैट इज b को लेगा। तो इस तरीके से, और अगर ये आपका 1 होगा तो ये b हो जाएगा और 1 वाली वैल्यू को लेगा, दैट इज b डॉट a। अब यहाँ पे आप b को, अब यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से निकल गया वैल्यू। अब b अगर कोई भी वेरिएबल को ऐड करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो हो जाता है आपका 0, तो ये हो जाएगा 0 एंड द आंसर इज ए बी। सो द वैल्यू ऑफ f1 इज ए बी। नाउ ये तो आपका ए बी निकल गया, f1 की वैल्यू ए बी निकल गई है, पर मुझे पूरे गेट की वैल्यू निकालनी है, पूरा जो आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए f1 आपका 1 है और यहाँ पे x2 आपका 0 है। अब देखते हैं x3 आपका सेलेक्ट लाइन है, तो यहाँ पे एक बार x3 आपका a 0 होगा, एक बार 1 होगा। तो जब a 0 होगा तो a कॉम्प्लीमेंट और 0 वाली वैल्यू को लेगा, दैट इज 0। और फिर यहाँ पे जब a आपका 1 होगा तो a हो जाएगा और 1 वाली वैल्यू को लेगा, दैट इज ए बी। तो यहाँ पे a डॉट ए बी किया। ठीक है, और आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा। और जब किसी भी दो वेरिएबल को रिपीट करते हैं तो बाय यूजिंग आइडेम्पोटेंट लॉ दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, तो इट इज इक्वल टू ए बी। इट मीन्स कि दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका पूरा एंटायर आउटपुट आपका ए बी दे रहा है। ऑप्शन बी को भी पुट करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन बी में क्या था, x1 b है और x2 आपका 1 और x3 आपका b है। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम f1 की वैल्यू निकालते हैं। तो f1 की वैल्यू निकालना है तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 1 रखेंगे। तो जब b की वैल्यू 0 होगी तो b कॉम्प्लीमेंट, 0 वाली वैल्यू लेगा तो b, और जब b आपका 1 होगा तो b और a को लेगा तो b डॉट a। तो ये हो जाएगा आपका क्या 0 और इसकी वैल्यू निकलेगी ए बी। तो f1 तो आपका ए बी इस मायने में भी निकला। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये ए बी निकल गया। अब यहाँ पे एक बार ये आपका 0 होगा, एक बार आपका 1 होगा। तो 0 होगा तो b कॉम्प्लीमेंट और 0 वाली वैल्यू को लेगा, दैट मीन्स कि x2 दैट इज 1। तो ये 1 हो गया। प्लस जब ये आपका 1 होगा तो ये b होगा और 1 वाली वैल्यू को लेगा तो b a b। तो ये तो आपका हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट 1 b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये आपका b a b। क्या ये आपको a b दे रहा है, क्या ये आपका एंड गेट रियलाइज कर रहा है, नहीं। सो द ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी में x1 x2 x3 की वैल्यू थी b1 b। ठीक है, नहीं सॉरी, दिस इज द करेक्ट, नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 में जो वैल्यू थी वो ए बी 1 थी। ठीक है, f1 की वैल्यू लेते हैं। तो ये f1 की वैल्यू हमने निकाली। तो एक बार आपका जो ये है आपका a, ठीक है, ये आपका b है वो रिपीट हो गया और ये आपका 1 है। तो एक बार a आपका 0 होगा, एक बार 1 होगा। तो जब a आपका 0 होगा तो a कॉम्प्लीमेंट और 0 वाली वैल्यू b को लेगा, और जब a आपका पॉजिटिव होगा तो a 1 वाली वैल्यू को लेगा तो a। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू a इटसेल्फ, तो a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसमें कि a कॉम्प्लीमेंट और a अवेलेबल है, साथ ही ये है, तो हम a प्लस b कह सकते हैं। बट इट इज़ रियलाइजिंग आर और गेट, तो ऑब्वियसली f1 इज़ नॉट करेक्ट। पर ठीक है, चलो देखते हैं क्या f शायद f सही जवाब दे,
इस इनपुट के साथ, तो a प्लस बी निकल कर आया f1। अब हम f को देखते हैं, तो x3 की वैल्यू क्या दे रखी थी, x3 की वैल्यू दे रखी थी 1। तो अगर 1 आपका कॉम्प्लीमेंटेड है तो वो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ 0 वैल्यू इट मीन्स कि इक्वल टू दिस वन इज b, तो 1 यूज़ करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका 1 अपने फॉर्मेट में होगा तो 1 वाली वैल्यू यूज़ करेगा, तो 1 इंटू ए प्लस बी, तो दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, जो हमें यहीं पे समझ जाना चाहिए था, हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप ऑप्शन डी को देख सकते हो। ऑप्शन डी में ये आपको आंसर दे रखा था, ये मैं बस आपको बता रही हूँ, आपको तो आंसर पहले मिल चुका है कि कैसे ये लोग गलत हैं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू a है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू b है, तो f1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 आपका अगर कॉम्प्लीमेंटेड है तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंटेड 0 वैल्यू को यूज़ करेगा, दैट मीन्स कि b को। और जब आपका a कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है तो वो 1 वाली वैल्यूज़ को यूज़ करेगा, दैट इज़ a। तो ये हो गया a इज इक्वल टू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, एब्जॉर्प्शन लॉ यूज़ करोगे तो इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी। नाउ अब f की वैल्यू निकालो, तो a प्लस बी, तो f1 की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या है, b है, तो b जब कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो वो ये वाली वैल्यू यूज़ करेगा, दैट इज़ 0, तो b कॉम्प्लीमेंट डॉट 0। और अगर कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होगा तो वो a प्लस बी को यूज़ करेगा जो 1 पे है, तो b a प्लस बी। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू नॉट करेक्ट, ठीक है, a b के इक्वल नहीं आ रहा है ना ये, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये आपका बी ए प्लस बी बी के इक्वल है, तो बी ए प्लस 1, तो 1 प्लस ए बी इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाता है। तो ए प्लस बी शुरू में ही आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं, ऑप्शन डी कैन नॉट बी द राइट आंसर। गेट सी एस 2006 का क्वेश्चन है कि जो मेजॉरिटी फंक्शन है बुलियन फंक्शन का दे रखा है, जो कि मेजॉरिटी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 है। तो व्हेनेवर जब एक मेजॉरिटी फंक्शन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो जो लॉजिक गेट्स आपको दे रखे हैं बॉक्सेस में, उनकी वैल्यू आपको निकालने की, लॉजिक गेट्स किस टाइप के हैं अगर मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज़ 1 होंगे इस बुलियन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं कि x और z बना हुआ है, ये मल्टीप्लेक्सर है। बाय यूजिंग द सेलेक्ट लाइन x, 2 इनपुट से 0 और 1 पे p और q जो है वो इन दोनों इनपुट्स के यूज से कुछ कर रहा है, और q भी इन दोनों के इनपुट से कुछ कर रहा है, पर एंड कर रहा है, और कर रहा है, एक्सॉर कर रहा है, ये नहीं पता। तो लेट्स सी। तो मेजॉरिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, दैट टेक्स द वैल्यू 1, मतलब कि आपका ये क्या है, 3 वेरिएबल फंक्शन है। 3 वेरिएबल फंक्शन में इनपुट क्या होता है, 0 to 7 होता है। तो मैंने 0 to 7 बाइनरी नंबर लिख दिया। अब जिसमें ज़्यादा 1 होंगे वो हमारे मेजॉरिटी फंक्शन के अंडर आएगा। तो इसमें आपका एक भी 1 नहीं है तो ये नहीं आएगा। इसमें हमारा एक 1 है तो मेजॉरिटी तो नहीं है तो नहीं आएगा। इसमें भी एक 1 है, नो मेजॉरिटी। इसमें 3 में से 2 1 है तो 1 की मेजॉरिटी है, तो इसलिए 3 हमारे मेन टर्म में आ जाएगा, हमारे कलेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे अगेन 1 है, नॉट। यहाँ पे 2 1 है तो ये भी हमारे कलेक्शन में, यहाँ पे भी 2 1 है ये भी, और यहाँ पे तीनों के तीनों तो ये भी हमारे कलेक्शन में आ गया। तो हमारे कलेक्शन में 3 5 6 7 चीज़ें आ गई हैं। अब इसका मैं के मैप बना लेती हूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू को आराम से निकाल पाऊँ। तो 3 5 6 7 पे मैंने 1 1 लिख दिया। अब यहाँ पे एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा पेयर, और एक यहाँ से पेयर बनेगा, तो 3 पेयर बन रहे हैं, है ना। तो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1 बनाना है हमें, तो हमने 3 पेयर बना लिया और सारे 1 को एकोमोडेट कर दिया। तो अगर मैं इस 5 और 7 वाले को लूँ जो एक पेयर बना रहे, तो 5 और 7 में क्या होगा कि आपका x तो कॉमन ही रहेगा, है ना। वन टाइम यस। तो यहाँ पे आपका xz तो हमेशा रहेगा ही, x तो हमेशा रहेगा क्योंकि ये लाइन इसके लिए रहेगा, इसमें x कभी चेंज नहीं होगा। पर y और z की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो y 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो 0 से 1 में अगर y चेंज हो रहा है तो ये y है आपका। जब चेंज होता है तो उसको हम नहीं लेते, पर z आपका 1 का 1 ही है तो हम z को लेंगे। तो इसलिए इस वाले पेयर के लिए xz वैल्यू होगा। आई होप आपको के मैप सॉल्व करना आता हो। अब इस वाले पेयर की बात कर लेते हैं जिसमें 7 और 6 है। तो 7 और 6 में भी क्या है कि ये ऐसा है तो x तो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा 1 रहेगा, तो x को लेंगे। पर यहाँ पे अगर आप देखें y जो है वो 1 का 1 ही है तो y चेंज नहीं हो रहा है, पर z जो है वो 1 से 0 चेंज हो रहा है, तो z को नहीं लेंगे। जो चेंज होता है उसको हम नहीं लेते हैं, पर y आपका 1 का 1 है तो हम y को लेंगे इस ड्यूरेशन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 3 और 7 वाले को।
तो 3 और 7 वाले को हम लेते हैं। अब यहाँ पे 3 और 7 की बात अगर करें तो यहाँ पे आपका x 0 से 1 में चेंज हो रहा है, तो x को तो नहीं लेंगे, पर यहाँ पे y और z तो हमेशा ऐसा ही रहेगा क्योंकि एक लाइन में है, तो 1 1 हम दोनों को लेंगे, दैट इज y और z। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इन तीनों को प्लस कर देना है, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ के मैप। यहाँ पे आप इन तीनों को प्लस करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें से आप x को कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन लोगे तो y प्लस z हो गया। यहाँ पे आप देखिए y और z को हम प्लस कर रहे हैं, मतलब कि इससे ये बात तो निश्चित हो जाती है कि हम y, ये जो चीज़ है आपका जो बना हुआ है ये आपका y है। ओके 1 सेकेंड, हाँ ये आपका y है जिसमें कि y और z को प्लस किया जा रहा है। इट मीन्स कि दिस इज और गेट, क्योंकि वो प्लस कर रहा है। अब ये कौन सा गेट होगा ये पता लगाना है। ऑब्वियसली ये आंसर ये नहीं होगा क्योंकि और गेट वाले दो ही ऑप्शन है, या तो और के साथ दूसरा गेट भी और ही होगा या तो एंड होगा। ठीक है, लेट्स सी, पहले हम और गेट करके ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन सी को पहले लेते हैं। अगर ये और गेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये था आपका, अगर ये आपका और गेट होता है तो क्या होगा, एक बार ये सेलेक्ट लाइन आपका पॉजिटिव होगा तो x लेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू को लेगा, दैट इज p, जिसमें कि y प्लस z हो रहा है। ठीक है, अगर एक बार आपका x नेगेटिव होता है यानी कि x कॉम्प्लीमेंट, तो वो 0 वाली वैल्यू को लेगा, जिसमें अगेन ये अगर और हुआ तो दोनों को प्लस करेगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट अगर आप निकाल के देखें सबको इंटू इंटू करके, तो ये आपका आउटपुट आ रहा है। क्या ये सेम है जो हमने यहाँ पे निकाला? नहीं, ये जो हमने यहाँ पे निकाला उससे बिल्कुल सेम नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है। तो इट मीन्स कि ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी सही आंसर है। पर चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी कैसे सही आंसर है। तो देखिए, और तो पहले था पर दूसरा गेट एंड होगा। लेट्स सी, ये x है, x अगर प्लस x अगर 1 है तो वो 1 वाली वैल्यू को लेगा, दैट इज मीन्स कि y प्लस z। ठीक है, क्योंकि ये और गेट है और इसको मैंने एंड अभी पुट करके देखा है। तो जब x आपका 0 होगा दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड, तो वो एंड वाली वैल्यू को लेगा यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेगा, तो ये y z हो गया। तो ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड। क्या ये सेम आ रहा है जो हमने निकाला अभी? यस, ये देखिए यहाँ पे आपने लिखा है ना इस तरीके से, तो ये अभी हमने निकाला। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों को अगर आप लें तो उसमें से आप y को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस एक्स डैश जो z हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने दो। इसमें से एब्जॉर्प्शन लॉ लगाकर इसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये हो गया। अब इनटू करोगे तो ये एग्जैक्टली वही आ रहा है आपका आंसर जो अभी हमने निकाला था ग्रीन कलर में, दैट मीन्स कि ये वाला। तो आउटपुट सेम आ गया ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि पहला गेट और है और दूसरा गेट एंड है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए कि डी फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है 2018 का। कंसीडर द सिक्वेंशियल सर्किट जहाँ पे दोनों फ्लिप फ्लॉप्स पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप है। आपको नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे बताना है कि अगर मैं इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊँ तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे इसके सर्किट के, उसमें इसका ट्रांजिशन बैक टू द सेम स्टेट होगा। मतलब कितने स्टेट ऐसे वाले ट्रांजिशन बना रहे होंगे सेल्फ लूप वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, 2 फ्लिप फ्लॉप है डी डी, तो ऑब्वियसली आपके 4 स्टेट्स होंगे। यहाँ से ये पता तो चल ही जाता है कि जितने फ्लिप फ्लॉप्स उतना 2 की पावर n के फॉर्म में उसका स्टेट निकलता है। तो 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 स्टेट है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैंने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में स्टेट्स तो बना लिए। अब मैं पहले स्टेट 0 0 के लिए देखूंगी कि उनका इनपुट 0 और 1 पे क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ऑब्वियसली 0 और 1 ही होगा क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 0 और 1 हम लेंगे इनपुट। अब 0 और 1 इनपुट पे ये कौन सा ट्रांजिशन मारता है आपका 0 0 स्टेट, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 0 0 लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट मैंने पहले 0 दिया है, यहाँ पे स्टेट है 0 0। तो अगर इनपुट 0 है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे अपनी वैल्यू देगा और ये जो 0 वैल्यू है वो अपनी वैल्यू यहाँ पे देगा। तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका? आउटपुट आपका 0 0 आ रहा है। तो इट मीन्स कि 0 0 अपने आप पे ही मूव करेगा ऑन द इनपुट 0। अगर इनपुट 1 आता है तो 0 0 स्टेट कैसे बिहेव करेगा? इनपुट अगर 1 है तो ये इनपुट इसको मिल जाएगी यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा और ये वाले जो इनपुट है वो इसको यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा 0। तो 1 0 पे मूव कर रहा है आपका 0 0 ऑन इनपुट 1। धीरे धीरे समझ जाओगे। अब देखो 0 0 का काम तो हो गया है ना। अब हम 0 1 का काम देखते हैं कि 0 1 कैसे बिहेव कर रहा है। तो 0 1 कैसे बिहेव कर रहा है, इनपुट 0 पे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट लिखते हैं हमेशा और यहाँ पे स्टेट लिखते हैं 0 1। तो ये है तो 0 इसको मिल जाएगा और ये वाला जो 0 है वो इसको मिल जाएगा। तो ये 0 0 स्टेट पे मूव कर रहा है। तो 0 1 स्टेट
इनपुट 0 पे 0 0 पे जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम चेक करते हैं कि 0 1 स्टेट जो है वो इनपुट 1 पे कहाँ जा रहा है। तो इनपुट अगर 1 है और 0 1 स्टेट है तो ये 1 हो गया और ये हो गया आपका 0, तो 1 0 पे मूव कर रहा है। तो 0 1 स्टेट 1 इनपुट पे 1 0 पे मूव कर रहा है। लेट्स सी, देखो अभी हमने वही तो निकाला था कि 0 1 0 पे जा रहा है यहाँ पे और 1 पे जा रहा है यहाँ पे। क्लियर। अब हम चेक करते हैं 1 0 स्टेट के बारे में। तो 1 0 स्टेट यहाँ लिख दिया, इनपुट 0 पे देखेंगे फिर इनपुट 1 पे भी देखेंगे इस सेम 1 0 स्टेट को। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1। तो 0 1 पे मूव कर रहा है, तो ये 0 1 पे मूव कर रहा है ऑन इनपुट 0। अब ऑन इनपुट 1 पे तो ये हो जाएगा आपका काट के 1 और ये 1 आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो 1 1 स्टेट पे जा रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू 1 1 स्टेट। लेट्स सी, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, वही चीज़ आ रही है। अब हम लास्ट स्टेट को देख लेते हैं, 1 1 को देख लेते हैं, है ना, 1 1 ही तो रहता है। तो इनपुट 1 0 पे देखेंगे, इनपुट 1 पे भी देखें 1 1 स्टेट को। तो 0 इनपुट पे ये ऑब्वियसली 0 यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला 1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो 0 1 पे मूव कर रहा है, तो ये 0 1 पे मूव कर रहा है इनपुट 0 पे। इनपुट 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, तो ये 1 आपका यहाँ चला गया और ये वाला जो 1 है वो आपका यहाँ चला गया। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसफर हो जाएगी इस तरीके से। तो 1 1 मतलब कि अपने आप पे ही मूव कर रहा है और 1 इनपुट। इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही है। अब देखो कितने सेल्फ लूप्स है, आपसे वही पूछा था कि कितना स्टेट अपने आप पे ही ट्रांजिशन मारता है। तो 2 ही तो है ऐसे सेल्फ लूप, तो यानी कि 2 सेल्फ लूप्स, आंसर इज 2, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2017 टी फ्लिप फ्लॉप पे the next state table of a 2-bit saturating up counter is given below. The counter is built on synchronous sequential circuit using T flip flops using the value of T1 and T0. What is the value of T1 and T0? तो Q1 Q0 की वैल्यू दे रखी है और Q1 प्लस और Q0 प्लस की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, T1 T0 की वैल्यू निकालनी है। टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल याद है कि नहीं, नहीं याद है तो कर लो ट्रिक के साथ। तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी क्या होती है कि Qn और Qn प्लस 1 अगर इन इनपुट के साथ हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो अगर दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट 0 होगा। तो 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0, डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट आपका 1 होगा। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप का सिनेरियो होता है। अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट 0, अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ दिखाइए कि यहाँ पे हमने इस चीज़ का एक्साइटेशन टेबल का यूज़ करके मैंने T1 T0 की वैल्यू निकालने की कोशिश की है और T1 की वैल्यू जो है वो Q1 पे डिपेंड करती है और T0 की वैल्यू Q0 पे डिपेंड करती है। Q1 और Q0 की वैल्यू तो पता है 0 0 0 1 1 0 1 1 क्वेश्चन में गिवन है। T1 और T0 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये डिपेंड करता है। तो मैंने 0 1 2 3 4 क्लॉक साइकिल के लिए निकाला। अगर T1 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो T1 तो Q0 को देखूंगी, Q1 को देखूंगी। तो 0 0, तो 0 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 1 पे क्या दे रहा है 1, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 1 1 पे दे रहा है 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 1 1 0 वैल्यू दे देंगे तो T1 की वैल्यू Q0 के हेल्प से निकल गई यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल। अब T0 की वैल्यू निकालते हैं Q0 से। तो 0 1 पे क्या दे रहा है, तो 0 1 पे दे रहा है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 0 पे क्या दे रहा है, 1 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है। 0 1 पे वैल्यू क्या है, 1 दे रहा है। 1 1 पे वैल्यू 0 दे रहा है। तो हम 4th क्लॉक साइकिल के बाद छोड़ देंगे उस चीज़ को, क्योंकि इतने ही इनपुट्स के लिए भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी था। अब T1 और T0 की वैल्यू निकल गई है, अब हमें बस उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में निकालना है। तो T1 के लिए तो के मैप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि T1 1 कब दे रहा है, जब Q1 कॉम्प्लीमेंटेड है और जब Q0 अनकॉम्प्लीमेंटेड है। यानी कि Q1 जब कॉम्प्लीमेंटेड और Q0 आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो ही T1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो इट मीन्स कि T1 का एक्सप्रेशन तो ये है। अब ऑप्शंस में देखो कि T1 का एक्सप्रेशन किस में ऐसा है जिसमें कि आपका Q1 कॉम्प्लीमेंटेड और Q0 कॉम्प्लीमेंटेड ना हो। देखो अब ये आपका D ही है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट। B है, ओके B है ऑप्शन नंबर B। यस, क्योंकि यहाँ पे आपका T0 गलत आ गया ना, ऑप्शन B और ऑप्शन D में चॉइस होगा। पर क्योंकि अब अगर हम T0 की वैल्यू निकालें तो वो ऑप्शन D में गलत है, तो ऑप्शन B आपका सही आंसर होगा। अब T0 की वैल्यू आप के मैप बनाकर भी कर सकते हैं। तो T0 में क्योंकि 2 बार 1 आया आपका आउटपुट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार 1 आया है, 3 बार आया है 1।
तो हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्या है 0 1 2 3 है, तो ये आपका ये आपका 2 वेरिएबल के मैप है। तो हमने Q1 लिखा, Q0 लिखा, 0 1 0 1, तो 0 1 2 3 पे हमने लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली 0 1 2 पे ही आपका 1 1 आया, तो 1 1 1 हमने लिखा। अब ये एक पेयर बनाएगा, ये एक पेयर बनाएगा। अगर मैं बात करूं, ओके पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर रेडी ले लिया मैंने, ओके, क्योंकि फिर ये आपको समझ नहीं आएगा ना कि के मैप हम करेंगे तो इस तरीके से। हाँ देखिए यहाँ पे इस वाले अगर आप पेयर को लें तो यहाँ पे आपका क्या Q1 तो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ऐसे चल रहा है चीज़ें, तो Q1 तो आप लेंगे तो Q1 कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि 0 है, और Q0 आपका 0 to 1 चेंज हो रहा है तो वो तो आएगा नहीं, तो Q1 कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकल जाएगा। और इस पेयर में आपका Q0 तो हमेशा सेम रहेगा, तो Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 आपका चेंज हो रहा है तो Q0 कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आया, तो इन दोनों को सम करोगे तो T1 आपका ये आंसर है जो आपके ऑप्शन बी में ही आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, T0 और T1 की वैल्यू। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं कुछ और क्वेश्चंस भी हैं उसको देखेंगे। अब आपको एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है जो काउंट करेगा इतने सीक्वेंस को एंड देन रिपीट करेगा। तो मिनिमम नंबर के जे के फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे इस सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ट्रिक के मामले में कि ट्रिक बनाना है भाई तो जल्दी क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, तो लास्ट जो नंबर होगा उससे एक कम फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है, यानी कि ये काउंटिंग सीक्वेंस है तो कितने मिनिमम नंबर के फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है, जो भी लास्ट का नंबर होगा उससे एक कम, दैट इज 2 फ्लिप फ्लॉप। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ये ऐसा तब होता है जब कोई रिपीटेड सीक्वेंस ना हो, पर यहाँ पे तो आपको रिपीटेड सीक्वेंस मिल रहा है। 0 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 0 3 बार रिपीट हो रहा है। चलो मान लिया 0 का जो होता है रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में वो 0 0 होता है, तो पहले हम सिर्फ 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज करें 1 और 2 का, फिर इसका होता है 0 1, इसका होता है 0 0। मान लेते हैं ठीक है 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, पर आप देखिए यहाँ पे 0 0 आपका रिपीट हो रहा है और काउंटिंग सीक्वेंस में नंबर ऑफ बिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए। इन दोनों को मुझे अलग करना होगा काउंटिंग सीक्वेंस को करने के लिए। तो मुझे एक तीसरे फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें कि एक के आगे मैं 0 लगा दूंगी, एक के आगे मैं 1 लगा दूंगी, ताकि ये दोनों डिफरेंट हो जाएं। तो देखिए इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, तो ये तो ऑलरेडी डिफरेंट है, और इसको मैंने 1 लगा दिया ताकि ये दोनों डिफरेंट हो जाए। अब देखो डिफरेंट हो गए। अब यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 का क्या होता है, 2 का 0 1 0 होता है बाइनरी में। 0 का क्या होता है, अगेन 0 0 आ गया, अगेन ये दोनों 0 रिपीट हो रहे हैं। इन दोनों को अलग बनाने के लिए अब मुझे 4 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। तो एक के आगे मैं 0 लगा दूंगी, इसके आगे भी 0, इसके आगे भी 0, और इसके आगे भी 0, पर इसके आगे मैं 1 लगा दूंगी ताकि मैं इन दोनों को डिफरेंट कर सकूं। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों 0 आपके डिफरेंट है 4 फ्लिप फ्लॉप के रिक्वायर्ड से, और 3 का बाइनरी फॉर्म ये होता है। इट मीन्स कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द यूनिक बिट पैटर्न। ना ये है जॉनसन काउंटर पे क्वेश्चन कि कंसीडर कीजिए एक 4 बिट का जॉनसन काउंटर है जिसका इनिशियल वैल्यू है 0 0 0 0। तो काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा इस काउंटर का। ओके तो देखिए ये आपका क्या है कि जॉनसन काउंटर में क्या होता है कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू होती है उसको जोड़ उसके कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू को जोड़ दिया जाता है टू द इनिशियल फ्लिप फ्लॉप। समझ रहे हो। इट मीन्स कि अगर इनिशियली वैल्यू है आपकी 0 0 0 0, तो ये लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं एज ए इनपुट और फिर उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया तो ये शिफ्ट हो गया, फिर ये लास्ट फ्लिप फ्लॉप इसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू 1 हो गया, फिर इसको हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, अगर ये 1 यहाँ पे जाएगा तो शिफ्ट होगा ना, तो 1 1 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लास्ट कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 को तो 1 होगा, तो फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये अगेन यहाँ पे जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। फिर इसका क्या है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू अगेन 1 है तो उसको शिफ्ट करेंगे तो ये सारा 1 हो जाएगा। अब ये सब चीज़ देखने के बाद आप देखिए कि ये जो पूरा 0 है ये तो 0 का रिप्रेजेंटेशन है, तो शुरुआत में तो 0 होगा ही सब में। ये जो है वो बाइनरी है 8 का, ये बाइनरी है 12 का, ये होता है 14 का, ये होता है 15 का। हमें पूरा परफॉर्म करने की क्यों ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। हमने देखा 0 8 12 14 15 ये सिर्फ ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो हमारे टोटल 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं कुछ अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तो आपको बताना है यहाँ पे कि 0 0 1 0 का अगर इनिशियल वैल्यू की वैल्यू अगर काउंटर की इनिशियल वैल्यू ये होती है
तो काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा। एक तो ये आपका होमवर्क हो गया, ऑलरेडी मैंने 2-3 होमवर्क आपको पहले भी दिए हुए हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपका काउंटिंग सीक्वेंस इतना होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली, अगर आपका काउंटिंग सीक्वेंस है इस तरीके से, ठीक है, तो कितने मिनिमम नंबर के फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी ये मुझे बताइए। ठीक है, एक तो ये आपको मुझे बताना है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें। ठीक है, इसका ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है। और आपका होमवर्क, ठीक है, इतना तो काफ़ी है यार। ठीक है, ओके, तो 5 क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा आपको, नोट्स चाहिए ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो प्लीज़ यार आप लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।